Right. So today we are going to start a new chapter जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये चैप्टर आपके बुक में तीसरा नंबर चैप्टर है आपके बुक में। अगर आप देखोगे सीबीएसई और आईसी दोनों में टीएस गरेवाल में है, आईसी का ये थर्ड नंबर है। सेकेंड नंबर में है कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। Now why did I skip that second chapter and I have come to third chapter? इसका मतलब ये नहीं कि हम सेकेंड चैप्टर नहीं पढ़ाने वाले हैं, नहीं, वो सेकेंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे और इसी में पढ़ेंगे। कैसे? थोड़ा सा आप लोगों को 5 मिनट बाद समझ में आ जाएगा कि मैंने वो चैप्टर को हम लोगों ने स्किप क्यों किया है। वो स्किप एक्चुअली होगा नहीं। सो आज का चैप्टर का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नाम से समझ में आ रहा है बहुत सिंपल कि एक नया पार्टनर का, राइट, एक नया व्यक्ति का हमारे परिवार में, मतलब पार्टनरशिप फर्म में उसका एंट्री हो रहा है, उसका एडमिशन हो रहा है। एडमिशन का मतलब किसी को एडमिट करना, किसी को अपनाना, करेक्ट, यही है। सो इसको ऐसे समझते हैं कि एक ऑलरेडी, देखो, एडमिशन हमेशा एक एग्जिस्टिंग फर्म में होगा। ये बोलने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है कि जो फर्म चल रहा है उसी में एक नया पार्टनर का या दूसरा पार्टनर का क्या होता है, एक एडमिशन होता है। सो मान लीजिए एक फर्म चल रहा है ऑलरेडी और उस फर्म में 2 पार्टनर है, राम है और श्याम है। 2 पार्टनर ऑलरेडी है, राइट। सो दिस इज एन एग्जिस्टिंग फर्म, जो कंटिन्यू चल रहा है फर्म। इस फर्म में इफ यू रिमेंबर माई फर्स्ट क्लास, मैंने कहा था पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स, रिमेंबर। सो ये ऑलरेडी एक रिश्ता स्थापित है 2 व्यक्ति का बीच में। इस रिश्ता में, मतलब इस फर्म में एक और व्यक्ति आ रहा है, इस और व्यक्ति का एडमिशन हो रहा है, एंट्री हो रहा है। तो जब एक नया पार्टनर एग्जिस्टिंग फर्म में एडमिट होता है तो उसे हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के नाम से जानते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है? एडमिशन का मतलब, ये चैप्टर का जो नाम है, ये चैप्टर का नाम से किसी भी को कुछ भी कंफ्यूजन है? क्लियर हो गया? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या है ये समझ में आ गया। इस पर ज्यादा डिस्कशन करके फायदा नहीं है। हाँ, सेकेंड पॉइंट हम डिस्कस कर सकते हैं, वो ये है कि ये जो नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, व्हाई। द सेकेंड कैन बी द क्वेश्चन, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एडमिशन। तो ये जो व्हाई का जवाब है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे कि ये दोनों पार्टनर राम और श्याम अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहा है, राइट, और एक्सपेंशन करने के लिए उन्हें और पैसों की जरूरत है, या उन्हें और एक हैंड चाहिए, हेल्पिंग हैंड, या बोल सकते हैं इनको और एक व्यक्ति को लेना होगा जो मैनेजमेंट में इनको क्या करेगा, मदद करेगा। सो ऐसे कारणों से या तो कैपिटल की जरूरत है, ये लोग दो लोगों के पास कैपिटल है ही नहीं, ये लोग चाहते कि और कैपिटल इन्फ्यूजन हो, ये अपने जेब से डालना नहीं चाहते, तो नया व्यक्ति को ऐसा पार्टनर बना लिया, एक नया कैपिटल मालिक हो गया, कैपिटल इंक्रीज हो गया, राइट। बिजनेस बड़ा हो रहा है, 2 व्यक्ति से मैनेज नहीं हो पा रहा है, रिस्क भी बड़ा हो जा रहा है, उसे डिवाइड करने के लिए, काम को बांटने के लिए, मैनेजरियल स्किल्स और बढ़ाने के लिए हम लोग एक नया व्यक्ति को और ले लिए। सो क्यों एडमिशन होता है, क्यों एक नया पार्टनर चलते हुए फर्म में आएगा, तो उसका अलग अलग कारण है। और ये इनके ऊपर में जो हमारा जो प्रेजेंट फर्म है, जो अपना प्रेजेंट पार्टनर्स है, ये उनके ऊपर में बेसिकली डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन उठता है कि पार्टनरशिप एडमिशन क्या है, एडमिशन क्यों है, ये हो गया, इस पे ज्यादा डिस्कशन करके फायदा नहीं है। हमारा जो आज का मुद्दा है वो ये है कि एडमिशन होने पे, जब एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो फिर क्या होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है, राइट। घर में एक गेस्ट आने वाले हैं, घर में फूफा जी आने वाले हैं। फूफा जी क्यों आएंगे, कब आएंगे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि फूफा जी के आने के बाद अब क्या होगा घर में।
तुम देखना डिस्कशन का बात वो हो जाता है, मासी आने वाली है, नानी आने वाली है, तो कौन ट्रेन से आएगी, कब आएगी, क्यों आएगी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट का विषय हो जाता है कि अब उसके आने से घर में क्या होगा। मतलब बेसिकली हम लोग पोस्ट विजिट इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उनके आने के बाद अब माहौल क्या होगा, टीवी कितना बजे ऑन होगा, वो एसी वाला रूम में सोएगी कि नॉन एसी वाला रूम में सोएगी, करेक्ट। हम कहां सोएंगे अब, क्योंकि ज्यादातर समय में मेरा ही रूम को सैक्रिफाइस कर दिया जाता है। तो इस तरह का ये इफेक्ट है, ये डिस्कशन होता है। बस हम लोग भी अभी वही करने वाले हैं, जब एक नया पार्टनर आ रहा है तो क्या इफेक्ट होगा, और जो इफेक्ट है वही मेरा चैप्टर का सारांश है, वही मेरा चैप्टर का समरी है, और वही हमें करना है, वही हमें पढ़ना है, वही हमें समझना है, और कुछ रटने का चीज नहीं है, बहुत ही प्रैक्टिकल सा चीज है जो भी हम लोग नेक्स्ट 10-15 मिनट में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो इफेक्ट अगर हम लोग बात करें तो वो शुरुआत होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। सो इसको ऐसा करते हैं हम लोग, इसको एक लिस्ट हेडिंग देते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन, एडमिशन का इफेक्ट्स ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एक पार्टनर के आने के चलते क्या एडमिशन हो क्या इफेक्ट हो रहा है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक नया पार्टनर जब आता है तो हमें क्या क्या करना पड़ता है, थिंग्स टू बी डन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, थिंग्स टू बी डन एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। ओके, सो सबसे पहला चीज सोचो तो तुम लोग, जब एक नया पार्टनर आएगा तो इन दोनों के बीच में जो रिश्ता था पुराना पार्टनर, वो रिश्ता अब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इनके बीच में जो समझौता था, राम और श्याम के बीच में जो रिलेशनशिप था, राम और श्याम के बीच में समझौता था, वो टूटेगा। और अब राम श्याम, और अगर मान लो नया पार्टनर का नाम है मोहन, तो फिर राम श्याम और मोहन के बीच में एक नया समझौता, एक नया अग्रीमेंट, एक नया रिलेशनशिप बनेगा। तो पुराना रिलेशनशिप का अब कोई इसमें वैल्यू, महत्व नहीं रहा। तो एक बात बताइए, जो मेरा क्वेश्चन अभी भी रहा कि सबसे पहला इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, सबसे पहला इफेक्ट किस चीज पे पड़ेगा? सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखो हम लोग सुने हैं बहुत बार, तुम देखोगे स्कूल में जब हम लोग कैंटीन में खाना खाने जाते हैं या कुछ खरीदने जाते हैं, तो हम लोग उस समय को चूज करते हैं जब भीड़ कम होता है, जब दोस्त यार आसपास कम भटक रहे होते हैं। मतलब हेड्स बढ़ता है तो शेयर कम होता है, राइट, और हेड्स कम होता है तो शेयर बढ़ता है। तो सिंपल सी चीज है, एक नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा, मुंडी बढ़ रहा भैया, तो अगर मुंडी बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग कम होगा, कम होगा या चेंज होगा। सो इसको ऐसे समझते हैं, सो सबसे पहला चीज इफेक्ट होता है पीएसआर, मतलब सबसे पहला चीज होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसको देखो कितना सिंपल सी चीज है। मान लो ये एक एप्पल है, कोई इसको गलती से दिल ना समझ ले, ये एक एप्पल है, नहीं हो सकता है जो दिल फेंक लोग है वो लोग इसको दिल समझ ले, और यहां से गुजरते हुए तीर एरो भी समझ ले, वो भी दिख रहा होगा किसी को, दिल चीरते हुए एक तीर जा रहा है। तो ये दिल नहीं है, ये एप्पल है, और ये एप्पल मतलब इसको भी हम लोग फिलहाल फॉर्म का प्रॉफिट समझेंगे। सो दिस एप्पल इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फल, करेक्ट। एक फर्म का प्रॉफिट, फल क्या होता है, उसका प्रॉफिट ही होता है, करेक्ट। अब इस फल को पहले ए और बी खा रहे थे, सो ए और बी जिस रेशियो में वो लोग फल को खा रहे थे, क्या वो लोग कंटिन्यू कर सकेंगे उसी रेशियो में फल को खाने का? कभी नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा होगा तो जो नया पार्टनर आया उसको क्या मिलेगा? झुनझुना, कुछ नहीं, वो देखते रह जाएगा, बोला हम आया क्यों, राइट। सो देयरफॉर जब एक नया पार्टनर आएगा सी या राम श्याम मोहन, जो भी नाम ले लो, तो हमेशा याद रखना सबसे पहला चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज होगा। अब सिंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा मेरे बच्चों, तो ये हमारा काम होता है, देयरफॉर हमारा काम होगा
कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये हमारा काम होगा सीखना। तो आज हम लोग अपना क्लास में जो पहला चीज सीखेंगे वो सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। ये 10 मिनट बाद शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। आज का पहला टॉपिक होगा। तो फर्स्ट इफेक्ट, तो जितना मेरा इफेक्ट्स के बारे में हम आप लोगों को समझाएंगे ना, वो एक्चुअली इफेक्ट्स नहीं होगा, वो अल्टीमेटली आपका वो टॉपिक ऑफ द चैप्टर हो जाएगा। वो सारा टॉपिक्स हम लोगों को समझना है वन बाय वन। सो पहला इफेक्ट पड़ जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सेकेंड इफेक्ट कहां पड़ता है? अब देखिए, ध्यान से समझिए। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो ये बात सर हम गांठ बांध लो कि नया पार्टनर को शेयर देने के लिए, ये जो सी को जो शेयर मिला, मोहन को जो शेयर मिलेगा एप्पल में, नया पार्टनर को शेयर देने के लिए पुराने पार्टनर में से किसी ना किसी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। या तो सारे पुराने पार्टनर, या तो उनमें से कोई एक या दो। अब इस केस में ए बी, जैसे मैंने यहां पे ड्राइंग में ए बी और सी का जिक्र किया है, तो सी अगर नया पार्टनर है, अगर ये मेरा पहले वाला एग्जांपल तो रामश्याम मोहन था, तो जब मोहन आ रहा है तो मोहन को जो शेयर मिलेगा उसको तो प्रॉफिट में कुछ हिस्सेदारी मिलेगा। वो हिस्सेदारी मोहन को देने के लिए या तो राम अकेला, या तो श्याम अकेला, या तो राम और श्याम दोनों मिलके कुछ ना कुछ क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा, और तभी जाकर के मोहन को उसका शेयर मिलेगा, राइट। और जब वो लोग सैक्रिफाइस करेगा, कौन कितना सैक्रिफाइस किया, राम जितना सैक्रिफाइस किया, श्याम जितना सैक्रिफाइस किया, उन सैक्रिफाइस का हम लोग एक रिलेशनशिप उसका बीच में एस्टैब्लिश करेंगे, और उसी रिलेशनशिप को बोलेंगे रेशियो, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसको थोड़ा सा और समझते हैं बेटर इजी वे में। इसको समझिए, हम कुछ ऐसा बोल रहे हैं। देखिए यहां पे ये डेयरी मिल्क चॉकलेट है और ये क्यूब्स बना हुआ है, ठीक। अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। नजर आया? नजर आया कि नहीं आया? कितना चॉकलेट्स का क्यूब है? यहां पे 8 चॉकलेट्स का 8 क्यूब है। और पहले इस 8 क्यूब को पहला 4 क्यूब राम खाता है और 4 क्यूब श्याम खाता है। ये लोग आपस में बांट रहे थे, राम और श्याम। अब आ गया मोहन। अब इस मोहन को इस चॉकलेट में से, सो दिस चॉकलेट इज बेसिकली द प्रॉफिट, इस चॉकलेट में से मोहन को कुछ मिलेगा। तो ये डिसाइड हुआ कि राम जो है वो अपना हिस्सा में से 1 और 2 क्यूब देता है। सो राम अपना में से इसको दिया 2 क्यूब्स, ठीक है। वो 2 क्यूब बोलो, 2 बाइट बोलो, जो बोलो, जो स्क्वायर होता है ना, ठीक है भाई। और श्याम अपना में से 1 दिया, ये इसको दिया 1 क्यूब। तो राम अपना में से जो 2 दिया, ये बन गया राम का सैक्रिफाइस, वो जितना कुर्बानी दिया। और श्याम अपना में से 1 दिया, तो उस श्याम का सैक्रिफाइस कितना हो गया? तो अगर हम बात करें कि राम ने कितना क्यूब सैक्रिफाइस किया, तो हम बोलेंगे 2। श्याम ने कितना क्यूब सैक्रिफाइस किया, हम बोलेंगे 1। तो टोटल मोहन को कितना मिला? 3 हो गया। अब हम चाहते हैं कि राम और श्याम जो सैक्रिफाइस किया है उसके बीच एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगे। वो रिलेशनशिप बोलते हैं रेशियो, मतलब जिस रेशियो में राम और श्याम अपना शेयर को क्या किया, सैक्रिफाइस किया। तो वो रेशियो 2 और 1 है, तो हम बोलेंगे राम और श्याम 2:1 का रेशियो में सैक्रिफाइस किया। या राम अगर 2 देता और श्याम भी मान लो कितना देता, 2, तो 2:2 मतलब 1:1, इसका मतलब होता है इक्वली, यानी कि राम और श्याम ने इक्वली सैक्रिफाइस किया।
सो इन दैट केस सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगा? 1:1. कोई दिक्कत? सो देयरफॉर अब समझो ये लिंक है. सिंस आपका पीएसआर चेंज हुआ तो आपको दो काम करना पड़ेगा. नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा और आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो एज वेल. तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना पड़ता है. और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? जो आपका पुराना रेशियो है उसमें से ओल्ड रेशियो या ओल्ड शेयर माइनस न्यू रेशियो, आपको मिल जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो ए के पास पुराना कितना था? 4. नया कितना है देने के बाद? 2. तो 4 - 2 कितना सैक्रिफाइस किया? 2. बी श्याम के पास कितना था? 4. अगर वो 1 दिया तो कितना बचा उसके पास? 3. तो 4 - 3 कितना सैक्रिफाइस किया? 1. तो ओल्ड माइनस न्यू, हमेशा याद रखना ओल्ड बड़ा होगा और नया छोटा होगा तभी जाकर के तुम सैक्रिफाइस किया है. अगर तुम्हारा नया शेयर बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब तुम सैक्रिफाइस तो नहीं किया, उल्टा तुम गेन कर लिया है. राइट? सो द न्यू विल बी स्मॉलर एंड लेसर देन द ओल्ड रेशियो, देन ओनली यू हैव सैक्रिफाइस. ये कॉमन सेंस है, रटना मत, इसको रट मत लेना बैठ के. यहाँ पे ये छोटा एग्जांपल चीज है. हम पहले आधा एप्पल खाते थे, 50% ऑफ एप्पल खाते थे, अब हम 1/4 खा रहे हैं. समझ में आ रहा है ना? पहले 50% खा रहे थे, पहले 1/2 खा रहे थे, अब 1/4 खा रहे हैं. तो हम क्या हुआ? सैक्रिफाइस हुआ ना. 50% से 25% में आ गए. तो 50% पुराना है, 25% नया है, तो कितना सैक्रिफाइस किए? 25%. तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाता है. करेक्ट? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक. अब आगे बढ़ते हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बाद सिंस पुराने पार्टनर में से कोई ना कोई सैक्रिफाइस तो करेगा ही, जब जाके नया पार्टनर को उसका शेयर मिलेगा, तो अभी तुम सोचो ये कहीं ना कहीं एक मन में क्वेश्चन रेस करेगा उस पार्टनर के दिल में जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है. वो तो बोलेगा हम क्यों, हम बलि का बकरा क्यों बनेंगे? जो भी सैक्रिफाइस करे बोले हम, मेरा शेयर तो फ्यूचर में क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है, कम हो जा रहा है. इतना मेहनत किए थे हम लोग, इतना मेहनत करके आज हम बोलेंगे, हम इतना मेहनत करके हम जॉर्ज एकेडमिक इंस्टीट्यूट बनाए हैं, 3 ब्रांच किए हैं. कल एक नया व्यक्ति को हम लेते हैं एज अ पार्टनर, उसको तो शेयर देना पड़ेगा. और उसको शेयर देने के लिए किसका शेयर कम होगा? मेरा ही तो शेयर कम होगा. तो ये तो मेरा मन में तो डाउट आ जाएगा, मेरा मन में तो क्वेश्चन आएगा, भैया ऐसा क्यों करें हम? ये तो नुकसान है इसमें, है ना? तो फिर इस समस्या का समाधान के लिए मेरे साथ अन्याय ना हो, जो पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है उसके साथ अन्याय ना हो, तो क्या होता है जब एक नया पार्टनर आता है तो वो उस पार्टनर के लिए, जो पार्टनर ने उसके लिए सैक्रिफाइस किया, उसके लिए एक गिफ्ट लेकर के आता है. क्या लेकर के आता है? एक गिफ्ट लेकर के आता है. होता है हम लोग जब किसी के घर में इनविटेशन में जाते हैं, खाना खाने कोई बुलाता है, जो एक कटसी होता है, बेशरम लोग आदमी लोग की बात नहीं कर रहे, जो कटसी होता है वो सिंपल है कि हमको पता है भैया हमको बुलाया है डिनर पे, है ना, अगला इतना मेहनत करके किचन में खाना बनाया है, तो चलो भैया उसका जो इतना वो मेहनत किया है, मेरे लिए इतना वो बॉदरेशन उठाया है, तो हम एक मिठाई का डब्बा या एक कुछ गिफ्ट लेकर के जाते हैं उसको देने. करते हैं कि नहीं करते हैं? उसी तरह जब एक नया पार्टनर आता है फर्म में तो वो एक गिफ्ट लेकर के आएगा. क्या है वो गिफ्ट और किस लिए है? वो गिफ्ट है उस पार्टनर का सैक्रिफाइस को कॉम्पेंसेट करने के लिए, जिस पार्टनर ने अपना शेयर से कुर्बानी दिया, अपना शेयर को सैक्रिफाइस किया. किसके लिए? नया पार्टनर के लिए. तब जाकर के जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुकून मिलता है कि चलो भैया हम ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो हमको ये मिलेगा भी, मेरा सैक्रिफाइस को कॉम्पेंसेट किया जाएगा. सो देयरफॉर जो सेकंड पॉइंट में हम लोग जो आ रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कंपनसेशन अमाउंट. कंपनसेशन अमाउंट. अब देखो वो सब लिंक्ड है, तार जुड़ा हुआ है.
क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, उसके चलते कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइस किया। अब सिंस कोई पार्टनर सैक्रिफाइस किया तो उसका सैक्रिफाइस को कंपनसेट करने के लिए नया पार्टनर एक गिफ्ट लेकर आएगा, और वो गिफ्ट में लड्डू मिठाई नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, सिंपल। तो वो हो जाएगा एक कंपनसेशन अमाउंट। सो देयरफॉर द कंपनसेशन अमाउंट विल बी ब्रॉट so that the sacrificing partners are compensated. Now the question is, how will we calculate the compensation amount? एक जब नया पार्टनर आएगा तो एक चीज याद रखना, वो दो चीज लेकर के आएगा। नंबर वन, फर्म का मालिक बनने के लिए वो लाएगा कैपिटल, वो तो फर्म के लिए लाया, और दूसरा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के लिए लाएगा कंपनसेशन अमाउंट। ये दो चीज तो लेकर के आना है उसको। बिना कैपिटल का तो वो मालिक बन नहीं सकता, तो सबसे पहला चीज कैपिटल देके मालिक बनो, और दूसरा चीज जो सैक्रिफाइस किया है पार्टनर उसको लिए उसको कंपनसेट करो। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये कंपनसेशन अमाउंट का वैल्यूएशन कैसे होगा, ये कैसे हम लोग इस बात पे पहुंचेंगे कि नया पार्टनर को कितना का गिफ्ट लेकर के आना है। समझ में आ रहा है? तो ये कंपनसेशन अमाउंट का जो वैल्यूएशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द डे ऑफ एडमिशन। मतलब जिस दिन नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस दिन फर्म का गुडविल का वैल्यू क्या है। गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, इस पे हम लोग का अलग टॉपिक है, हम घुसेंगे इसमें, बट गुडविल का मतलब होता है अच्छा नाम। तो फर्म का जो भी गुडविल का वैल्यू है उस दिन, सो गुडविल इनटू नया पार्टनर का शेयर इज इक्वल टू कंपनसेशन अमाउंट। क्लियर? सो उस दिन अगर फर्म का गुडविल का वैल्यू है 1 लाख और नया पार्टनर का शेयर था 1/4, तो उसको कितना रुपया लेकर के आना है? ये 25,000 रुपया लेकर के आना है। और ये 25,000 रुपया किस लिए लेकर के आएगा? एज अ कंपनसेशन। किसके लिए? अब देखो ये 25,000 कौन आपस में बांटेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बांटेगा। ओल्ड पार्टनर बोलना टेक्निकली गलत है सर, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं होता कि सारे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, इसीलिए हम लोग ओल्ड पार्टनर नहीं बोल करके एक्यूरेटली क्या बोलेंगे? तो ये कंपनसेशन अमाउंट किसके लिए लेकर आया गया है? तो ये बटेगा भी किसका बीच में? अब तुम सोचो, ये जब बटेगा तो ये एक रेशियो में बटेगा। लॉजिकली कौन सा रेशियो होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है। जो जितना कुर्बानी दिया है उसको उतना ही मिलेगा 25,000 का। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अगर राम ने अपना में से 2 क्यूब दिया था और श्याम अपना में से 1 क्यूब दिया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:2, तो 25,000 भी 2:1। यही तो लॉजिक बनता है। अगर कुर्बानी बराबर हुआ है तो बटेगा भी बराबर। अगर कुर्बानी 60-40 का रेशियो में हुआ है तो बटेगा भी 60-40 का रेशियो में, क्योंकि ये अमाउंट तो मेरा कुर्बानी के लिए ही आया है, ये अमाउंट तो मेरा सैक्रिफाइस के लिए आया है, तो ये बटेगा भी किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? अब इसी कंपनसेशन अमाउंट को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक? लेकिन अभी तक तुम लोग में से कोई क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं। पूछो। ये जो 25,000 है, हाँ, एक ही बार मिलता है, और जो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट के सैक्रिफाइस किया है, वो तो हर साल जब तक खाएगा। हाँ, वो तो सैक्रिफाइस परमानेंट है,
लेकिन मिलेगा एक ही बार। ये लाना है एक ही बार, बार बार लेकर के नहीं आना है। नहीं, ये शेयर तो परमानेंटली बढ़ गया, शेयर तो उसका कम हो गया परमानेंटली, लेकिन जो सैक्रिफाइस होगा वो कंपनसेशन अमाउंट जो मिलेगा वो सिर्फ एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलने वाला है। ठीक है, एक नंबर। मेरा क्वेश्चन ये था कि तुम लोग उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया कि गुडविल को क्यों आधार बनाया जा रहा है। Why the goodwill will be treated as a basis for calculating compensation amount? और कोई आधार से क्यों नहीं अमाउंट निकाला जा रहा है, गुडविल को ही क्यों बेसिस बनाया गया? तो समझो इसका कारण क्या है। आज जब जॉर्ज एकेडमी में, अभी जॉर्ज एकेडमी में मैं अकेला सोल प्रोप्राइटर हूं, और कल मैं ये डिसीजन लेता हूं कि मैं एक और जन को एज अ पार्टनर ऐड करूंगा यहां पे, तो वो व्यक्ति, एक व्यक्ति जॉर्ज एकेडमी का पार्टनर मालिक बनता है, उसको हम शेयर देते हैं। अब से मेरा शेयर 70%, उसका 30% हो गया, तो अब से जॉर्ज एकेडमी का प्रॉफिट और लॉसेस में उसको 30% में शेयर हो गया। सिंस मैं 30% सैक्रिफाइस किया, तो मैं उसको बोलूंगा भैया आपको एक कंपनसेशन अमाउंट हमको ला करके देना होगा, और वो कंपनसेशन अमाउंट का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं फर्म का गुडविल के आधार पे, जॉर्ज एकेडमी और गुडविल के आधार पे। अब क्वेश्चन उठता है कि मैंने गुडविल को क्यों चूज किया। तो समझो, आज जब पार्टनर आएगा, जब कल पार्टनर, आज या कल जब पार्टनर एडमिशन होगा, और एडमिशन होने के बाद जो वो इस फर्म का प्रॉफिट को एंजॉय करेगा आने वाला 1, 2, 3 साल तक, वो प्रॉफिट मेरा गुडविल के द्वारा बनाया गया है, ना कि उसका, क्योंकि वो तो अभी आया है, वो तो अभी आया है। उसका मेहनत का रंग दिखेगा, बट उसका मेहनत का रंग अभी नहीं दिखेगा। अभी 1, 1.5 साल 2 साल तक तो मेरा ही दिखेगा। क्या दिखेगा? मेरा ही दिखेगा। वो मेरा मेहनत, हम जो पास्ट में मेहनत किए हैं, हम जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं पिछला 4 साल 5 साल में, उसका इफेक्ट अभी और 2 साल तक रहने वाला है। क्लियर है? उसका इफेक्ट और 2 साल तक रहने वाला है। नया पार्टनर का जो इफेक्ट है, उसका जो फर्म का प्रॉफिट पे इफेक्ट, उसका जो गुडविल होगा या वो जो मेहनत करेगा, उसका असर फर्म का प्रॉफिट पे अभी नहीं 2 साल बाद दिखेगा, 1 साल बाद दिखेगा। इसका मतलब यह होता है मैंने उस पार्टनर को सिर्फ और सिर्फ अपने फर्म का प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं, बल्कि मेरे द्वारा बनाया गया गुडविल में हिस्सेदारी दिया है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जॉर्ज एकेडमी का मालिक बनने के लिए 10 लाख रुपया दो एज अ कैपिटल, और जॉर्ज एकेडमी का गुडविल को खाने के लिए, उस गुडविल को एंजॉय करने के लिए जो तुम अभी करोगे, उसके लिए अलग से लाओ भैया 1-1.5 लाख रुपया। बात समझ में आया? वो हो गया प्रीमियम। अब अंश का एक क्वेश्चन था। अंश पूछा कि सर, जो पार्टनर सैक्रिफाइस किया वो तो जिंदगी भर के लिए सैक्रिफाइस कर लिया, करेक्ट, लेकिन कंपनसेशन अमाउंट तो सिर्फ उसको। अब अगर अंश मेरा ये बात को सुना होगा तो मैंने जवाब इसको दे दिया है कि मेरा बनाया हुआ गुडविल पे 1-2 साल तक ही वो खाएगा, उसके बाद तो उसका भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है ना, उसका भी मेहनत से तो प्रॉफिट जनरेट होगा, उसका गुडविल को तो हम भी अब एंजॉय करेंगे। समझ में आ रहा है? मान लो एक नया ही टीचर आ गया, ऐसा पार्टनर बन गया, तो अभी जो स्टूडेंट आएगा तो मेरा नाम से आएगा। उस टीचर को अपना नाम बनाने में 1 साल तो मिनिमम लगेगा ही, तो 1 साल तक तो मेरा गुडविल पे खाएगा। 1 साल के बाद जब उसका नाम होने लगेगा और उसके चलते जब एकेडमी में बच्चे आने लगेंगे, तब हमको भी उसका गुडविल का फायदा मिलेगा, फर्म को मिलेगा, फिर फर्म का ओवरऑल गुडविल बढ़ेगा। क्लियर? इसलिए गुडविल को आधार बनाया जाता है, बेस बनाया जाता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन अमाउंट। इसलिए उस कंपनसेशन अमाउंट को प्रीमियम फॉर गुडविल बोला जाता है। सो यू गिविंग इट दिस प्रीमियम मनी, प्रीमियम, टॉप ऑफ द, और
other than the capital. So capital is fixed. You coming in George Academy, 10 lakh rupees is a capital, but over and above the capital you need to pay me 2 lakh rupees extra premium. And why is that premium for? For my goodwill, for the goodwill of George Academy, and that is why the term came प्रीमियम फॉर गुडविल. क्लियर है? जिसको हम लोग कंपनसेशन अमाउंट के नाम से भी जानते हैं. अब सिंस गुडविल कंपनसेशन अमाउंट का कैलकुलेशन गुडविल पे होगा, सो देयरफॉर आपका तीसरा काम हो जाता है वैल्यूएशन ऑफ, और यही आपका चैप्टर नंबर 2 है. इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 2 पे डायरेक्टली नहीं गया, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो आपका टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मैं इसी चैप्टर में उस चीज को क्या करूंगा, कवर करूंगा. सो आपका गुडविल वैल्यूएशन इसी चैप्टर में होगा. बेसिकली हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर देंगे. तो हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल नहीं बताना चाह रहे थे, क्योंकि हम आपको पहले इस चैप्टर में हमको क्या हमको एज ए टीचर क्यों हमको ज्यादा हम कन्विंस होते हैं, क्योंकि हम यहां पे आपको कारण दिखा सकते हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करना पड़ रहा है. तो मेरे लिए वो ज्यादा सेटिस्फैक्शन हमको ज्यादा मिलता है कि हम आपको कन्विंस कर पा रहे हैं कि क्यों हमको गुडविल का वैल्यूएशन करना है. इसलिए वो चैप्टर 2 एक्चुअली स्किप नहीं, वो चैप्टर 2 अब यहां होगा. इसलिए आई हैव टू इंट्रोड्यूस द चैप्टर. एडमिशन मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, आप एक एक टॉपिक करके कवर करेंगे, उसमें वैल्यूएशन गुडविल आएगा. क्लियर है? आगे बढ़े. सो ये हो गया यहां तक. चौथा नंबर चीज क्या करना पड़ता है, ये तो 1 2 3 तो आपस में सब कनेक्टेड था. चौथा देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि कल को जब जॉर्ज एकेडमी में एक नया पार्टनर आया, एक नया टीचर भी आ गया और वो भी जॉर्ज एकेडमी मालिक, तो जॉर्ज एकेडमी का हर एसेट और हर लायबिलिटी पे उसका भी हकदार होगा, वो भी हक होगा, उसका भी हक होगा. होगा कि नहीं होगा? मतलब कल से जब वो बना तो ये बोर्ड भी उसका हो जाएगा, वो भी वन ऑफ द पार्टनर होगा, ये बिल्डिंग का भी वन ऑफ द मालिक वो होगा, इस कैमरा का भी वन ऑफ द मालिक वो होगा, इस फर्नीचर का भी वन ऑफ द मालिक. तो जॉर्ज एकेडमी के एसेट्स और जॉर्ज एकेडमी के लायबिलिटीज, इसमें भी उनका भागीदारी हो जाता है. क्लियर है? अब क्या होता है, प्रैक्टिकली एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है. क्या होती है? आप ध्यान से समझना. कल अगर कोई जॉर्ज एकेडमी में हम किसी को पार्टनर बनाते हैं, कॉमन सेंस सोचो, अर्पित मान लो तुम ही कल को जॉर्ज एकेडमी पार्टनर बनेगा, कोई व्यक्ति पार्टनर बनेगा बिजनेस में, तुम किसी और बिजनेस पार्टनर बनेगा, तुम पार्टनर बनने के लिए, मालिक बनने के लिए बिजनेस में पैसा डालेगा, इन्वेस्ट करेगा. करेक्ट? जब हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये हम लोग जानना चाहते हैं कि हम लोग पैसा इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं. हम ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये मेरा इन्वेस्टमेंट कितना सेफ रहेगा, हाँ या ना? कितना सेफ रहेगा मेरा इन्वेस्टमेंट. पैसा डाले, मैं 10 लाख रुपए डाल रहे जॉर्ज एकेडमी में, तो आप तो चाहोगे ना, जब कॉलेज आपका एडमिशन लेता है तो आपका 12 का मार्क्स देखता है, सीयूईटी का मार्क्स देखता है, पता चलता है कि ये बच्चा कैसा है, इसको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं. उसी तरह हम या कल को आप, हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो उस बिजनेस के बारे में जानेंगे कि नहीं जानेंगे, उस बिजनेस का औकात जानेंगे कि नहीं जानेंगे. और उसका औकात पता चलता कहां पे है बच्चा, उसका औकात तो पता चलता है बैलेंस शीट में. तो मान लीजिए कल वो एडमिशन, कल अर्पित एडमिशन लेगा, मतलब कल अर्पित जॉर्ज एकेडमी फॉर्मली ज्वाइन करेगा, तो अर्पित तो बोलेगा ना, भैया आप थोड़ा सा हमको अपना लास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाइए ना, क्या प्रॉफिट है, क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटी, हाँ या ना? मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो जो मैंने लास्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर करके रखा था, उस लास्ट बैलेंस शीट के हिसाब से मेरा लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 है. हमने 50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा था कभी. लेकिन जिस दिन अर्पित का एडमिशन हो रहा है, ऑन डेट ऑफ एडमिशन, जिस दिन अर्पित इसका पार्टनर बन रहा है जॉर्ज एकेडमी का, उस दिन लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हो जाता है 80,000. अप्रिशिएट करता है वैल्यू आज का अगर देखेंगे तो कब है, कितना है? 80,000. ये तो 50,000 उस दिन का वैल्यू है 5 साल पहले जब खरीदे थे हम. बैलेंस शीट में तो हम हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाते हैं, राइट? और आज उसका देखने वैल्यू कितना है. अब तुम सोचो,
ये जो 30,000 का जो अप्रिसिएशन हो गया, ये 30,000 का जो गेन हुआ, उस गेन का हकदार, असली हकदार कौन है? हम हैं। क्या उसमें अर्पित को कोई हिस्सेदारी मिलना चाहिए? हाँ, मिल सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता है, लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर है, तो इसलिए हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ एक चीज करेंगे कि उसमें अर्पित को हिस्सेदारी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये लैंड एंड बिल्डिंग तब खरीदा गया था जब जॉर्ज ऑस्टा मालिक था। आज इस लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जब बढ़ा है, तो इसका फायदा भी किसको मिलना चाहिए? हम ही को मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को मिलना चाहिए। नया पार्टनर को उसमें क्यों मिलेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह से एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू क्या होती है? फ्लक्चुएट होती है, और इस फ्लक्चुएशन के चलते गेन भी हो सकता है, या अगर बढ़ा है तो घट भी सकता है, दोनों हो सकता है। तो सिंपल, नया पार्टनर को इसमें शामिल नहीं करना है, नया पार्टनर को इस झंझट से दूर रखना है। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है कि हम क्या करते हैं, जिस दिन एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है, फर्म अपने सारे एसेट और लायबिलिटीज को फिर से क्या करती है? रीवैल्यू करती है, और उस रीवैल्यूएशन से जो भी मुनाफा या नुकसान होगा वो पुराना पार्टनर आपस में बांटेगा, नया पार्टनर को उसमें उसको शामिल नहीं किया जाएगा। सो देयरफॉर पॉइंट नंबर 4 हमें जो करना पड़ता है, ओनली बिकॉज ऑफ द एडमिशन, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, उसके चलते हमें करना पड़ता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। कन्विंस? समझ में आ रहा है? सेंस बन रहा है कि नहीं? सो मैंने जो लास्ट बैलेंस शीट मेरा जो प्रिपेयर था, एडमिशन होने का पहले जो लास्ट बैलेंस शीट था, उस बैलेंस शीट में जो मेरा एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू है, उसे कंपेयर करेंगे उस दिन का एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू से जिस दिन मेरा एडमिशन हो रहा है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि सारा एसेट और लायबिलिटी का वैल्यू चेंज हो, बढ़े या घटे, कोई कोई समान भी रहेगा, सेम रहेगा। तो जिसमें चेंज आया है उसी को कंसीडर करेंगे, ठीक है, और उससे फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। नंबर 5, एक जब नया पार्टनर आता तो और क्या करना पड़ता है? देखो, हम भारतीय लोग, हम लोग एक चीज में बहुत भरोसा करते हैं, और वो होता है सेविंग्स। घर में गुल्लक रखते हैं, पिगी बैंक रखते हैं, जमा करते हैं। उस तरह से फर्म भी एक गुल्लक रखता है, लिटरली गुल्लक नहीं, मतलब उस गुल्लक का नाम है जनरल रिजर्व। फर्म, अब मान लो हम फर्म का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन हम पूरा प्रॉफिट नहीं ले रहे थे, हम कुछ प्रॉफिट क्या कर दे रहे थे? छोड़ दे रहे थे, या उसको रिजर्व में। अभी जनरल रिजर्व गुल्लक में पूरा नोट भरा हुआ है। अब सोचो, जिस दिन नया पार्टनर का एडमिशन हुआ, तो अब इस गुल्लक में तो उस पार्टनर का भी हक हो गया। जमा कौन किया था? अब बटेगा किसका बीच में? दोनों पार्टनर हकदार हो गया। मैं तो हकदार था ही, और जो नया पार्टनर आया वो भी उसका हकदार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? दोनों हकदार हो गया। तो अभी मेरे लिए कहीं ना कहीं तो ये घाटा है, क्योंकि जो रिजर्व्स क्रिएट हुआ है, वो रिजर्व्स तो उस प्रॉफिट से हुआ है जो प्रॉफिट मैंने घर लेकर के नहीं किया, मैंने छोड़ा फर्म में, तब जाकर के रिजर्व क्रिएट हुआ। रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट से क्रिएट होता है। अगर हम प्रॉफिट लेके चले जाते तो रिजर्व क्रिएट नहीं होता। सो देयरफॉर जिस दिन नया पार्टनर आएगा, हमें उस दिन देखना कि फर्म में कहां कहां कितना कितना फंड और रिजर्व है। कुछ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट अभी तक नहीं हुआ है, या लॉसेस भी हो सकते हैं, पुराना पाप भी हो सकता है तो पुराना पुण्य भी हो सकता है। तो उन सब का ट्रीटमेंट है। 2 ऑप्शन, कि उस गुल्लक में अर्पित को, नया पार्टनर को हिस्सेदारी मिलेगा, और दूसरा ऑप्शन उस गुल्लक में उसको नहीं मिलेगा। तो दोनों ऑप्शन में चेक करेंगे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हमें करना पड़ता है एडमिशन के चलते, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व्स, कुछ फंड्स होंगे देखेंगे, और एक्यूमुलेटेड का मतलब जमा हुआ, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। सो ये अलग टॉपिक हो गया आपका। और लास्ट में 6 नंबर वे होता है कैपिटल एडजस्टमेंट।
अब ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये जब आएगा तो ही करेंगे। कहने का मतलब, these are the things that we are supposed to do at the time of admission of a partner. अब ये जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स दिया है, 6 things that you are supposed to do, वो आपका 6 अलग अलग टॉपिक है। क्या करने के लिए? एक चैप्टर के अंदर में 6 टॉपिक, और हमारा काम है ये एक एक टॉपिक को इंडिविजुअली पढ़ना, समझना, और जब 6 का 6 टॉपिक इंडिविजुअली कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग आएंगे पूरा मास्टर सम में, तब मिला के एक सम बनेगा एडमिशन का। जब एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो अब समझ में, ऐसा नहीं कि घर का दरवाजा खोला आ जा भाई, ऐसा नहीं, बहुत काम है, इतना सिंपल नहीं है। क्यों हुआ एडमिशन, कैसे हुआ, वो सब हमारा मतलब नहीं है। हमारा मुद्दा एज एन अकाउंटेंट या एज अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स, एज अ पर्सन ऑफ अकाउंट्स, व्हाट आर दी फाइनेंशियल इफेक्ट्स, क्या असर पड़ेगा फाइनेंशियली फर्म को, क्या क्या हमें करना पड़ेगा अपने बुक्स में, तो वो ये लिस्ट है। क्लियर? इसमें से किसी को भी किसी चीज पे भी कोई भी डाउट है? पक्का नहीं है तो इसको कॉपी करेंगे और उसके बाद हम लोग आज का